नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में हमारी कोशिश होती है आपके उन सभी सवालों के जवाब देने की जो आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से जुड़े हैं। उलझन फंड चुनने को लेकर हो या फिर फंड से बाहर निकलने को लेकर, हर तरह की उलझन का समाधान हम आपको देते हैं। शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में खास क्या है। क्यों शॉर्ट टर्म डेट फंड में निवेशकों को दिख रही है गिरावट? एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में मिल रहा है कम डिविडेंड। कब तक डिविडेंड बढ़ने की उम्मीद कर सकता है निवेशक? 60 साल की उम्र करनी है टैक्स बचत, क्या इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम सही होगी? और फंडनामा में आज हम जानेंगे अपने रिस्क लेने की क्षमता को कैसे आप खुद से आंक सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं रूंगटा सिक्योरिटीज के सीईओ सुदर्शन रूंगटा। सुदर्शन, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया स्वाति। कैसे हैं, कैसा रहा बीते कुछ दिन, कैसे गए आपके? बहुत अच्छे गए, मार्केट काफ़ी एक्साइटिंग है। ओके, बेहतर। सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर विवेक जुड़ गए हैं। विवेक जी नमस्ते। हाय मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप विवेक? बिल्कुल ठीक हूँ मैम। कहाँ से बात कर रहे हैं? बेसिकली मैं अभी झारखंड से बात कर रहा हूँ, रांची। अच्छा अच्छा अच्छा। आज सरस्वती पूजा में वहाँ पंडाल वगैरह बैठता है अभी भी? यस मैम, काफी है इधर, तो काफी है। चलिए, बहुत बढ़िया। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैम बेसिकली एक पोर्टफोलियो मेरे फादर का है, उसके बारे में डिस्कशन थी। मेरे फादर 63 के हैं, ही इज रिटायर्ड पर्सन। ओके। तो इन्होंने 2017 में जुलाई में जो अपने पीएफ का अमाउंट था उन्होंने हाइब्रिड डेप्थ फंड पे लगा दिया था जुलाई पे। ओके। किसी फंड मैनेजर के एडवाइस पे। और फाइनली क्या हुआ था कि मार्च 2020 में ये फंड की वैल्यू जो है वो 12 लाख का फंड है, वो 9 लाख पे आ गया था। ओके। एंड इस बीच में वो मंथली सिस्टमैटिक विड्रॉल 9,000 का कर रहे थे। 2020 में मार्च में जब मेरे को पोर्टफोलियो का मैंने चार्ज लिया कि फादर क्या आपने कैसे इन्वेस्ट किया बताओ मुझे, तो आई वाज सरप्राइज टू सी कि 2017 में मार्च में ये फंड की वैल्यू बहुत कम हो गई थी। फिर मैंने मार्च 20 में ये जो डेप्थ जो फंड है मैंने इसको 100% इक्विटी में डाल दिया, इक्विटी हाइब्रिड में डाल दिया। और आज के डेट में ये फंड जो है वो वैल्यू वापस 11.56 तक पहुंच गई है। ओके, थोड़ा सा मैं यहाँ पर भटक गई आपकी बात सुनते सुनते। जब शुरुआत में निवेश किया गया था तो क्या रकम थी? 12 लाख। 12 लाख। उसमें आपके पिताजी ने SWP भी किया था? 9,000 मंथली। और ये किस साल में निवेश किया गया था? 2017 जुलाई से। और तुरंत ही SWP शुरू हो गई थी? बिल्कुल, नेक्स्ट मंथ से। 9,000 रुपीज पर मंथ की? यस, पर मंथ की बात कर रहे हैं, राइट? पर मंथ। ओके। और तब निवेश किस दो फंड में किया गया था? ये मैम एक ही फंड पे लगा दिया गया था पैसा। ये था डेप्थ हाइब्रिड फंड, SBI का। SBI का हाइब्रिड फंड? डेप्थ में डेट हाइब्रिड। एक मैं आपको यहीं पे रोक रही हूँ, आप साथ बने रहिए हमारे। हालांकि डेट हाइब्रिड फंड नाम का कोई फंड है या फिर नाम ये में? एक हाइब्रिड डेट फंड होगा। ओके। जो एक कंजर्वेटिव डेट फंड कैटेगरी में आ जाता है। तो एक इक्विटी हाइब्रिड है जो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है जी। और इनका जो डेट हाइब्रिड डेट फंड है वो एक कंजर्वेटिव डेट फंड हो जाता है। कंजर्वेटिव डेट फंड है। ओके, आई थिंक वही होना चाहिए। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये फंड फिर चला नहीं, फिर ये मार्च 20 में इसको 100% इक्विटी में मैंने ट्रांसफर कर दिया, हाइब्रिड इक्विटी में। ओके। एंड करंट जो वैल्यू है इस फंड का 11.56 हो गया है, बैक टू 12 लाख के। जब स्विच किया था आपने इसको इक्विटी में तब कितनी वैल्यू थी इसकी? 9.17 लाख से अब बढ़ के ये 11.5 लाख के आसपास हो गया है। अभी मैंने इसको क्या किया, 7 लाख सेविंग फंड में डाल दिया और इक्विटी हाइब्रिड में 4.5 लाख डाल दिया। ओके, ठीक है। तो अब आप क्या करना चाहते हैं इसके साथ? इस पैसे में आपको इसको कहीं और निवेश करना है या फिर रिटर्न ज़्यादा चाहिए? अब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? यस मैम,
एक्चुअली मेरे पापा के पास फंड यही है, तो अभी लो रिस्क में 10 से 12% रिटर्न पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आगे क्या करना है। और इसमें Because अभी क्या आगे अभी मुझे कोई पता नहीं है। अभी कोई SWP नहीं है इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है। सोर्स ऑफ इनकम कुछ है पापा की अभी? फादर का तो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बट हम 2 लड़के हैं, उनके वही सोर्स ऑफ इनकम है अभी। that's very sweet of you to say that. तो ये पैसे की ज़रूरत है उनको, राइट? आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि लगा के लंबे वक्त के लिए रहने दें, ये काम नहीं, इनको एक्चुअली मंथली तो कुछ चाहिए इनको मतलब। हाँ ओके, मैंने बहुत सारे सवाल आज खुद बताइए सुदर्शन कि क्या इनके पास क्या रास्ता है अगर इनको रेगुलर इनकम भी चाहिए और 10 से 15% का रिटर्न, और मुझे लगता है कि विवेक थोड़ा कैपिटल सेफ्टी को भी ध्यान में रखना चाहते हैं। सो विवेक जी, आपका जो पहले जो आपका इन्वेस्टमेंट था हाइब्रिड डेट फंड में, उसमें जो इक्विटी एक्सपोजर था वो करीबन 15 to 25% था। तो टिपिकली अगर हम रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से देखें तो ये एक सही फंड था आपके पिताजी के लिए। हालांकि जब आपने माइग्रेट किया और आज का जो आपका करंट पोर्टफोलियो है, जो SBI सेविंग्स फंड में करीबन 7 लाख का इन्वेस्टमेंट है और SBI इक्विटी हाइब्रिड में आपका 4.47 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो ये पोर्टफोलियो अगर मैं देखता हूँ तो इसमें आज की तारीख में भी आपका जो इक्विटी एक्सपोजर है वो करीबन 30% का है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर के जो आपका डेट हाइब्रिड फंड में था वो आज वही सिमिलर रेंज में है। इसको आपने खाली 2 स्कीम में बाइफर्केट कर दिया है। सेकंड, आपका जो सवाल था कि आपको इसमें 10 से 15% रिटर्न मिले, वो बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये एक कंजर्वेटिव कैटेगरी हो जाती है। आपने खुद बनाया है इसको कंजर्वेटिव, और पहले जो आपने इन्वेस्ट किया था वो स्कीम ही एक कंजर्वेटिव स्कीम थी। तो ये स्कीम में 10 से 15% मिलना हालांकि मुश्किल है। तो आपको हम सलाह देंगे कि आपके पिताजी के लिए, क्योंकि ये उनका यही एक रिटायरमेंट फंड है जो उनके पास है और इस पर वो डिपेंडेंट रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इससे ज़्यादा इक्विटी एक्सपोजर लेने की ज़रूरत है। इसमें से आप अपना सिस्टमैटिक विड्रॉल आप सेटअप कर सकते हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आपके पिताजी को हर महीने, वो हिसाब से आप कर सकते हैं। तो स्ट्रिक्टली मैं आपको फिर भी सलाह दूंगा कि रिटर्न्स को चेज़ मत कीजिएगा, बिकॉज आप बहुत हाई रिस्क जोन में चले जाएंगे। विवेक जी, यस मैम। आपने लिखा था कि आपने 100% इसको शिफ्ट किया था इक्विटी में, लेकिन इसमें SBI सेविंग फंड जो है वो मनी मार्केट फंड है। मनी मार्केट, सो डेट कैटेगरी हो गया। डेट कैटेगरी और इक्विटी। बट वो फंड शिफ्ट किया था मैं मार्च 2020 से लेकर फरवरी 2021 के बीच में। अभी मैं थोड़ा रिस्क कम कर दिया बिल्कुल, क्योंकि ये जो फंड जो बढ़ा वो इसी कारण बढ़ा क्योंकि मैंने 100% इक्विटी पे उस टाइम शिफ्ट किया था। अब मैं सेफ हो गया हूँ। सो इन्होंने बेसिकली आई अज्यूम कि इन्होंने कंजर्वेटिव डेट से पूरा फंड इक्विटी हाइब्रिड में कर दिया होगा, और वहां से फिर वापस स्विच करके सेविंग्स फंड में माइग्रेट करते गए धीरे धीरे। ओके, ऑलराइट, गॉट इट। आपका सवाल आज मुझे भी उलझन में डाल रहा है, पता नहीं क्यों। खैर, सो सुदर्शन को आपने सुना, आपको समझ में आ गई है बात जो हमने कही आपसे? बिल्कुल सही। ज्यादा रिस्क ले, हाँ बताएं आप कुछ। बट अभी करंट में इस पोर्टफोलियो को मैं मेंटेन ही रखूं, यही राय दे रहे हैं। हाँ जी, आप इसे मेंटेन रखिए और पैसे के लिए अब इसमें से ही SWP करते रहेंगे। इसमें से आप SWP कर सकते हैं। चलिए, ओके। और ये कितने साल तक करूं, मतलब कुछ महीनों तक? जब तक आपकी जरूरत है आप इसमें बने रहिए। SWP तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप तय करेंगे ना? ओके ओके ओके, है ना? ओके मैम, चलिए, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। अगला सवाल लेते हैं। अजय भाई पटेल हमारे साथ हैं फोन लाइन पे। हाँ जी मैम, बताइए। अजय जी नमस्ते। नमस्ते। कहाँ से बात कर रहे हैं सर? मैं आगरा से बोल रहा हूँ अभी करंटली। अच्छा, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? ये मेरा ये था कि मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे ना ELSS फंड में अमाउंट डिपॉजिट करना है। मैंने अभी साल भर से अपने ELS म्यूचुअल फंड थे मेरे 2, एक तो आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ था 96 वाला, और एक DSP था टैक्स सेवर। ओके। उसमें मेरी सिप प्लान चल रहे थे, वो जो मैंने 1 साल पहले लगभग लॉकडाउन से पहले ही मैंने बंद करवा दिए थे। अब मेरे को दोबारा इसमें सिप प्लान स्टार्ट करना है। प्लस अभी करंट में मेरी जो कुछ PF की जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल आ रही है, जिस कारण से मेरे को इस साल टैक्स ना देना पड़े। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये सजेस्ट किया जाए मैं कौन से टैक्स सेवर मतलब किस ELSS फंड में पैसा एक मुश्त डाल सकूँ। लगभग मुझे 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं ताकि मेरा टैक्स जो इस साल लाइबिलिटी आए तो वो 0 हो जाए। मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ सर, मैम बताइए। सर आपकी उम्र क्या है? मेरी है 60।
मैंने क्रॉस चेक करने के, मुझे आपकी आवाज़ इतनी यंग लग रही है कि मुझे लगा ही नहीं कि मुझसे कोई 60 साल की उम्र का। नहीं 60 है, हाँ 60 है, 60 कंप्लीट है, अगस्त 2020 में 60 कंप्लीट हो चुकी है। सर आपकी आवाज़ बहुत ही बढ़िया है। चलिए अब हम आपके सवाल पे आ जाते हैं। बताइए सुदर्शन, क्या करना चाहिए इनको? इन्होंने लिखा भी था कि क्या ये राइट टाइम है, क्योंकि बाजार इस वक्त इतनी ऊंचाई पर है, तो क्या इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में निवेश करना सही होगा इस वक्त? पहली बात हम बोल दें, बाजार यस ऊंचाई पे है, बट उसका ये मतलब नहीं है कि राइट टाइम नहीं है इन्वेस्ट करने का। फिर से ये आ जाता है कि आपका जो टाइम होराइजन है वो कितना है निवेश में, आप होल्ड कर सकते हैं इक्विटी में। बिकॉज शॉर्ट टर्म में आपको शायद थोड़ा उतार चढ़ाव देखने मिल सकता है मार्केट में, बट लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली द इंडिया स्टोरी काफ़ी इंटैक्ट है। क्योंकि आप अजय जी, आप 60 इयर्स के हैं, ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के मतलब करीब आ गए हैं, तो आपको आपका एक रिस्क प्रोफाइलिंग करना होगा कि आप इक्विटी में कितना निवेश कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड कीजिए कि आपको ये पूरा 50,000 ELSS में डालना है या दूसरे विकल्प में डालना है। दूसरे विकल्प जो फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग हो सकते हैं, जिसमें आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, PPF हो गया, और या टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो गई, इनमें आप ना इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। तो डिपेंडिंग आपकी जो एज है, आज हम सलाह देंगे कि आप 60%, आपका जो 50,000 का 60% है वो आप ये थोड़े डिफेंसिव्स में डाल दीजिए जो फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग है, और 40% आप ELSS में डाल दीजिए। तो उसमें आप मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड में आप निवेश करने का सोच सकते हैं। अजय जी सर प्लीज रिपीट करेंगे लास्ट, और कौन सा आपने ELSS फंड बताया? मेरे एसेट टैक्स सेवर। ओके, मेरे एसेट टैक्स, ठीक है, उसमें 40% और बाकी के जो 60% है वो PPF या टैक्स सेविंग FDs है, NSC वगैरह ये सब ले सकता हूँ। ठीक है, ओके ओके ठीक है मैम, थैंक यू। यू आर वेलकम सर। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। आप सभी बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं रूंगटा सिक्योरिटीज़ के CEO सुदर्शन रूंगटा। अगला सवाल लेते हैं, राजेंद्र नेमा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। नेमा जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं सर? ये हम बालाघाट मलाजखंड तहसील, बैहर तहसील से बात कर रहा हूँ। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं नेमा जी? जी मैं मलाजखंड हाँ से सर, बात कर अपना रहा हूँ। सवाल पूछ लीजिए। जी मेरा ये सवाल था कि मेरे जो है बहुत से कस्टमर जो है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में। सर अगर आपने टीवी ऑन किया हुआ है ना तो उसकी वॉल्यूम कम कीजिए, वरना आपको दिक्कत होगी बात करने में। जी मैम, एक्चुअली क्या है कि बैलेंस एडवांटेज फंड जो है, जो मंथली डिविडेंड आ रहा था, वो 2018 के बाद जो इन्वेस्ट किया कस्टमर्स ने, वो 0.32 पर यूनिट डिविडेंड दे रहा था। लेकिन बाद में जो मार्च में कोरोना पीरियड में उसका डिविडेंड जो है 0.23 कर दिया गया। और उस समय चूंकि मार्केट बहुत ज्यादा डाउन में था, इसलिए लोगों का कोई शिकायत नहीं थी इससे। लेकिन अभी जो है कंटिन्यू मार्केट जो है, जब इतना ज्यादा राइज हो रहा है जी, फिर भी जो है डिविडेंड नहीं बढ़ रहा है, डिविडेंड जो है नहीं बढ़ पा रहा है। इसलिए मैं आपने कहा सवाल ये कि था आपके क्लाइंट, आप कहाँ क्या काम करते हैं? मैं शेर खान के साथ है मेरा बिजनेस पार्टनर। तो आप डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे काम करते हैं? आप क्या जी। ओके। तो आपने HDFC से इस बारे में बात नहीं की, उनसे पूछा कभी, उनसे कोई कम्युनिकेशन? नहीं, मेरा कोई कम्युनिकेशन उनके साथ नहीं हुआ, क्योंकि आपके जो है बाजार गिर रहा था, ये लाइन मेरे जहन में रह गई इनकी बात से, तब निवेशकों ने कंप्लेन नहीं की। अब बाजार ऊपर जा रहा है तो डिविडेंड क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसकी शिकायत आ रही है। क्या डिविडेंड का कम या ज़्यादा होना किसी भी म्यूचुअल फंड निवेश में बाजार की चाल पर निर्भर करता है? नहीं स्वाति, ये बाज़ार के मूवमेंट पे निर्भर नहीं करता।
डिविडेंड जो है वो एक डिस्क्रिशन होता है, फंड हाउस के स्कीम मैनेजर के डिस्क्रिशन पे होता है कि वो कितना डिविडेंड डिक्लेयर करें। हालांकि जो बैलेंस एडवांटेज फंड है, ये कैटेगरी है, इसमें वो देखते हैं कि जो निवेशक की प्रोफाइल है वो इसमें थोड़ा बहुत डिविडेंड एक्सपेक्ट करते हैं। तो एक कंजर्वेटिव अप्रोच में वो डिविडेंड फंड मैनेजर रेगुलरली डिक्लेयर करते हैं। हालांकि जब मार्केट गिरने लगा तो यस, उनके पास कोई चॉइस नहीं था, डिविडेंड कम करना पड़ा उन्हें। अब जब मार्केट बढ़ गया, जो आपके इन्वेस्टर्स कह रहे हैं कि डिविडेंड वापस क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो आई एम श्योर कि फंड मैनेजर भी इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं और वो कंजर्वेटिव अप्रोच ले रहे हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, कहीं शायद आगे करेक्शन ना आ जाए। इसके लिए वो ये डिविडेंड पॉलिसी से शायद कंटिन्यू रख रहे हैं और गोइंग फॉरवर्ड अगर स्टेबिलिटी आ जाती है या उन्हें कॉन्फिडेंस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाना है तो शायद वो रिस्टोर कर दें। बट हालांकि इसमें कोई फिक्स टेन्योर या फिक्स रेट नहीं डिसाइड कर सकते हैं। तो क्या इनको क्या करना चाहिए, अपने क्लाइंट को क्या बोलेंगे ये? राजेंद्र जी, अगर आपके क्लाइंट से इस पे ही डिपेंडेंट है, इनके डिविडेंड्स पे और उनके कैश फ्लोज में असर आ रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप डिविडेंड प्लान से उनको शिफ्ट करवा के ग्रोथ प्लान में करवा दीजिए और वहां से एक मंथली सिस्टमैटिक विड्रॉवल सेटअप कर दीजिए उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ पर आपको लेकिन ध्यान रखना होगा कि जो सिस्टमैटिक विड्रॉवल होगा वो अगर मार्केट नहीं बढ़ा या मार्केट नीचे गया तो वहाँ आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है या जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसमें से भी पैसा विड्रॉ होगा। तो ये चीज़ आपके इन्वेस्टर्स और आपको सलाह आपको अपने इन्वेस्टर्स को देनी होगी। तो मूल रकम कम होने के चांसेस हमेशा रहेंगे। हो सकते हैं। क्विकली एक और सवाल लेते हैं आर्यमन चौरसिया जी का। इन्होंने 2 डेट फंड में निवेश किया था जनवरी 2021 में, HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड और एक्सिस शॉर्ट टर्म डेट फंड। 1,50,000 रुपए दोनों ही फंड में निवेश किए थे और अब उनको यहाँ पर लॉस दिख रहा है। जानना चाहते हैं कि इसमें बने रहें या फिर इक्विटी में स्विच करें। पहले तो ये सवाल अपने आप में गलत है। आप डेट फंड में लगा रहे हैं, शॉर्ट टर्म डेट फंड में, और आपको स्विच करके इक्विटी में जाना है। इसका मतलब है कि आपके लक्ष्य की क्लैरिटी आपको नहीं है। लेकिन यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एकाएक जैन 3 या 4 से इन दोनों का चार्ट देखिएगा, HDFC का और एक्सिस का, तो अच्छी खासी गिरावट दिख रही है बेंचमार्क के तुलना में। क्यों एकाएक? ये जो फॉल आया है पोस्ट बजट आया है, बिकॉज जनवरी में फिर भी यहाँ इतनी गिरावट नहीं थी। बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि गवर्नमेंट की बोरिंग ये साल बढ़ने वाली है। इसके वजह से बॉन्ड मार्केट्स में थोड़ा प्राइसेस क्रैश हुए थे और क्योंकि यील्ड्स बढ़ गए थे, तो इस कारण से जो डेट फंड्स में नेगेटिव या फ्लैटिश रिटर्न आ गए हैं। और क्योंकि इन्होंने जनवरी में इन्वेस्ट किया है तो इनका पोर्टफोलियो अभी नेगेटिव दिख रहा है इन्हें। हालांकि RBI इंटरवेंशन कर रही है रेगुलरली के रेट्स को 6% के नीचे स्टेबलाइज कर दे, तो आने वाले दिनों में ये आपको थोड़ा स्टेबिलिटी और पॉजिटिव रिटर्न दिखा सकता है। रहा बात इक्विटी में स्विच करने का, इन्होंने लिखा है कि इनका ये जो इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने किया ये अपनी पढ़ाई के लिए किया है, तो डेफिनेटली इसमें इन्हें डेट फंड में ही बने रहना चाहिए। इक्विटी बहुत हाई रिस्क कैटेगरी हो जाएगा और टोटली डिविएट हो जाएगा आपके गोल से। सो प्लीज़ आप इसी में बने रहिए। ओके, चलिए यहाँ पर हम सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म करते हैं और चलते हैं हमारे ख़ास सेगमेंट फंडनामा की तरफ। फंडनामा में इस हफ्ते हम अपने एक्सपर्ट से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर निवेशक को अपनी रिस्क लेने की क्षमता खुद से ही आंकनी हो तो वो कैसे आंक सकता है। तो पहले तो ये कि हम जो कहते हैं कि रिस्क लेने की क्षमता, इसका क्या मायना होता है? हर एक इन्वेस्टर का एक कैपेसिटी होता है कि वो किस टाइप का रिस्क ले सकते हैं। अभी इक्विटी नॉर्मली हमने देखा है कि लोग इन प्रोडक्ट बेस्ड ना रिस्क लेते हैं कि आज ओके क्या अच्छा लग रहा है हम उसमें निवेश कर देते हैं। वो एक बहुत गलत तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। इसमें क्या हो जाता है, आप गलत डिसीजंस ले लेते हैं या आप अटक जाते हैं। तो सही तरीका ये है कि आप पहले अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग कर लीजिए कि आपके लिए क्या सूट करता है। ओके, जब हम कहते हैं कि आपको क्या सूट करता है, उसको और थोड़ा क्या हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं? यस, तो एक टिपिकल बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग ये है कि आप अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग कर लीजिए। एक हो जाता है जेनरिक रिस्क प्रोफाइलिंग, जहां आप बोलते हैं कि मैं इतनी रिस्क ले सकता हूं। उसमें आप सही डिसीजन शायद ना ले पाए, तो इसको हम एक और लेवल पे ब्रेक कर देते हैं कि हम गोल बेस्ड रिस्क प्लानिंग कर लेते हैं। तो इसमें आप आइडेंटिफाई पहले कर लीजिए कि मुझे क्या क्या गोल्स हैं और वो गोल्स अचीव करने के लिए मेरे पास कितना वक्त है। तो उससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि अब मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ।
और वो जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होगी उसके बेसिस पे आप मार्केट में जाके आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा प्रोडक्ट आपके रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी और आपके गोल्स को अलाइन कर सकता है या अचीव करने में आपकी मदद कर सकता है। उदाहरण देके अगर समझा सके तो बेहतर होगा समझने में। अब जैसे हम लेते हैं एक इमरजेंसी फंड हो गया, तो इमरजेंसी फंड है जिसकी जो एक गोल, वो ऐसा गोल है कि वो कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, कि उसका कोई टाइमलाइन नहीं है, वो एनी टाइम आपके लिए आपकी रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो उसमें आप इक्विटी रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते। उसमें आपको देखना होगा कि मैं शायद है ना अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या लिक्विड फंड में डालूं। तो आपको फिर आइडेंटिफाई हो गया कि ये एक ऐसा गोल है इमरजेंसी फंड जो मुझे मेरी पैसे की ज़रूरत ओवरनाइट भी आ सकती है, तो मैं उसमें ज़ीरो रिस्क ले सकता हूँ। तो उसके लिए आपको इस कैटेगरी के फंड्स चुनने होंगे। कई आपकी कैटेगरी हो सकती है जो आपको 3 से 5 साल के बीच में आपकी ज़रूरत हो, जैसे आपके बच्चों के वेलफेयर की हो गई, तो उसमें आप मॉडरेट रिस्क शायद थोड़ा लेने की सोच सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन टाइमलाइंस आप देखिए कि आपको इक्विटी में कितना एक्सपोजर लेना है। और कोई भी रिस्क मेजरमेंट और रिस्क असेसमेंट करने से पहले आपको ये देखना होगा कि आपका इंश्योरेंस, जो एक हम बोलते हैं इंश्योरेंस इज अ फाउंडेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल प्लान, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इंश्योरेंस में आप कवर कर सकते हैं अपना टर्म प्लान, मेडिक्लेम, एक्सीडेंटल पॉलिसी, कैंसर पॉलिसीज आगे जो स्पेसिफिक हो जाती हैं। तो अगर आपका ये 360 डिग्री अगर आप अपने आप को इंश्योरेंस से कवर कर देते हैं, फिर आप है ना आगे के गोल्स पे जाइए। जैसे सुदर्शन, सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर, मेरी उम्र मान लीजिए कि 30 साल है और मेरा जो लक्ष्य है वो 10 साल के बाद का है, तो टेक्निकली सभी लोग कहेंगे कि अब इक्विटी आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इक्विटी को लेकर कंफर्टेबल हूँ कि नहीं। तो ये मैं कैसे चेक करूँ कि मुझे इक्विटी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ये हाँ, आप कह सकते हैं कि जवाब आपके अंदर ही होगा, लेकिन कुछ सवाल जो मैं खुद से पूछूं और उसके बाद तय करूं कि हाँ मैं इक्विटी में थोड़ा सा कंफर्टेबल हूं या ज़्यादा हूं या कम। देखिए, अभी प्रोडक्ट से आप कंफर्टेबल है नहीं है, वो मुझे नहीं लगता आपके पास चॉइस है। बिकॉज अगर आपको 10 साल के बाद पैसा चाहिए जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड हो, तो आपको इक्विटी के अलावा कोई अच्छा विकल्प नहीं मिल सकता जो आपको ग्रोथ, कम लिक्विडिटी दे और टैक्स एफिशिएंट हो। ठीक है, और तो आपके पास इक्विटी नहीं होने का या मुझे पसंद है या ना पसंद है उसका चॉइस नहीं है आपके पास। तो आपको एक ओपन माइंड से सोचना होगा। एज एन इन्वेस्टर आपको देखना है कि आप अपना बिहेवियर कैसे चेंज करें। मार्केट कभी भी आपके बिहेवियर हमारे बिहेवियर से नहीं चलता। मार्केट अपनी चाल खुद चलता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आपको अगर सवाल हमें भेजने हैं तो सवाल कहाँ भेजने हैं वो सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर। सवाल जब भी लिखते हैं तो अपना नाम और नंबर ज़रूर लिखें ताकि आपसे हम बात करके आपके सवाल को बेहतर तरीके से समझ सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।